पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चंग स्टोरेज रूम ढूंढने पहाड़ों में जाता है, जहां कई देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो मिल जाता है। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि स्टोरेज रूम का मुख्य द्वार अनंत काल तक चलने वाले धातु से बना है, जिसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका था, माउंट हुआ सेक्ट की शॉर्ट टेक्निक को एकदम सही तरीके से इस्तेमाल करना। मगर उसका अभी का शरीर ऐसा करने में असमर्थ था, तो उसने अपने जीवन शक्ति का इस्तेमाल करके दरवाजा खोला। अंदर से उसे सेक्ट को बचाने के लिए अकाउंट बुक्स और कई खजाने मिले। उसने उन्हें सेक्ट लीडर को दे दिया, जिसकी मदद से वो व्यापारियों के षड्यंत्र से बच पाए। व्यापारियों के लीडर कॉन्ग को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और चंग और उसके बीच के युद्ध में चंग ने उसे मार गिराया। मगर चंग की तबीयत अब बिगड़ती जा रही थी और उसे खुद को सुधारने के लिए पिल्स ऑफ लाइफ चाहिए थी। और उसे याद आता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में उसे एक खतरनाक पहाड़ पर छुपा के रखा था। वो पिल्स लेने के लिए पहाड़ पर जाता है, मगर आधे रास्ते में ही वो पहाड़ पर से गिर जाता है। अब आगे गिरते हुए उसके मन में ख्याल आता है कि वो सच में मरने वाला है और वो खुद को बचाने के लिए चिल्लाता है, मगर कोई उसे बचाने नहीं आता। तभी उसे कमर पर जोरदार झटका लगता है। वो झटका उसके कमर में बंधी रस्सी की वजह से लगा था और उस रस्सी की वजह से वो बच गया। और शुक्र की बात थी कि उसकी कमर टूटी नहीं। वैसे तो इतनी ऊपर से गिरने पर उसकी कमर टूट जानी चाहिए, पर लगता है चंग की कमर को भी पता है कि वो प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंट है। रस्सी पर झूलते हुए वो हाथ में माना जमा करता है और एक स्पेल का इस्तेमाल करके पहाड़ से चिपक जाता है। मगर उसके गिरने की स्पीड और कमजोर शरीर की वजह से उसके पहाड़ को पकड़ते ही उसके बाएं हाथ की हड्डी टूट जाती है और दर्द के मारे वो एक हाथ से ही लटकने की कोशिश करता है। शायद उसके बाएं हाथ को नहीं पता कि वो असल में कौन है। बेशक उसे काफी दर्द हो रहा था, मगर वो राहत की सांस भी लेता है, क्योंकि उसे अपनी मंजिल सामने ही दिख रही थी। उससे कुछ ही दूरी पर उस गुफा का प्रवेश द्वार था जहां उसे जाना था। पर सवाल ये था कि अब वो वहां जाए कैसे। कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला करता है कि वो स्पेल को कैंसिल करेगा और रस्सी से दाएं बाएं झूलते हुए वहां पहुंचने की कोशिश करेगा। और वो ऐसा ही करता है, मगर वो इस बात से अनजान था कि उसके ऊपर की रस्सी कोने से घिसकर किसी भी समय टूटने वाली थी। उसके जब मारते ही वो रस्सी टूट जाती है। कुछ देर के लिए तो उसे समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। वो टूटी हुई रस्सी को बस देखता रहता है। वो फिर से स्पेल का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करता है, मगर इस बार उसकी उंगलियों की हड्डियां भी टूट जाती है। शायद उसकी उंगलियों की हड्डियों को भी नहीं पता। उंगलियां टूटते ही वो गुफा के सामने बनी एक छोटी दीवार पर गिरता है, लेकिन मोमेंटम की वजह से वो वहां से भी लुढ़क जाता है। अपनी किस्मत देखने के बाद अब वो मरने के लिए तैयार था, मगर तभी एक अजूबा होता है। रस्सी पहाड़ के बीच किसी दरार में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। वो हवा में झूलने लगता है। उसके पसीने छूट चुके थे और वो पूरे गुस्से में दीवार चढ़ते हुए कहता है कि अगर उसे पिछले जन्म का चंग मिल जाए तो उसका मार मार कर भरता बनाते हुए बोलेगा कि इस पहाड़ पर हाइड आउट बनाने के बारे में दोबारा सोच मत लेना। आखिरकार वो गुफा के अंदर घुस जाता है और अपने सामान के पास जाकर उस पर रखे कपड़े को हटाता है। वहाँ एक लाइटस्टोन था जो शायद बहुत महंगा था, एक बॉक्स, एक टेबल और उसका बिस्तर भी वहाँ रखा हुआ था। वो वहाँ रखे बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर भी एक बॉक्स और कुछ पुराने समय की बोतल रखी थी। वो अंदर के बॉक्स को भी खोलते हुए सोचता है कि उसने इसी के अंदर प्लम ब्लॉसम पिल्स रखी थी। उसे इससे अपनी ताकत वापस पाने में बहुत मदद मिलेगी। बॉक्स के खुलते ही वो हैरान रह जाता है। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसके अंदर से प्लम ब्लॉसम की इतनी तेज खुशबू आई कि ऐसा लगा वो पूरी गुफा प्लम ब्लॉसम के पहाड़ों से भर गई है। बॉक्स के अंदर देखते ही वो फूला नहीं समाता। असल में उसके अंदर स्नो ब्लॉसम पिल्स भी थी, जो प्लम ब्लॉसम पिल्स से कई गुना कीमती है। और वो बॉक्स प्लम ब्लॉसम पिल्स से भी पूरी तरह भरा हुआ था। वो स्नो ब्लॉसम पिल्स को खाते हुए सोचता है कि अगर रिकवर होने के साथ साथ उसकी इनर स्ट्रेंथ भी बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। पिल्स उसके मुंह में जाते ही घुल जाती है। उसे चबाने तक का मौका नहीं मिलता और उसके शरीर से तेज सुगंध आने लगती है। पर अभी उसके पास सुगंधित होने का समय नहीं है। वो तुरंत ही ध्यान केंद्रित करना शुरू करता है। सबसे पहले उसे ये पक्का करना होगा कि उस पिल्स की काई उसके शरीर से बाहर न निकले। वो पिल्स को उसके इनेट ट्रू काय को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल में नहीं ले सकता,
क्योंकि अभी वो पिल अशुद्ध है। बेशक स्नो प्लम ब्लॉसम पिल्स माउंट हुआ सेक्ट का गर्व है, मगर उसमें उसके डांशन में एकत्रित करने के लिए बहुत ज्यादा अशुद्धियां हैं। अब जब उसने अपनी फाउंडेशन को एकदम परफेक्ट बनाने का सोच ही लिया है, तो उसे पिल्स को शुद्ध करना ही पड़ेगा, चाहे फिर उसे इसकी वजह से पिल्स की काफी काय खोनी ही क्यों ना पड़े। अब हम देखते हैं कि अशुद्ध काय को बाहर फेंकने के बाद शुद्ध काय से छोटे क्रिस्टल जैसी काय बनने लगी थी। चंग अब उन क्रिस्टल को अपने डांशन की ओर भेजकर उससे अपने इनेट ट्रू काय रिपेयर करने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में वो सफल भी हो जाता है। उसके सफल होते ही उसके अंदर से नीले रंग की रोशनी ऊर्जा के रूप में निकलती है, जो तुरंत ही पूरी गुफा में फैल जाती है। उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र और ताकतवर थी कि चंग का उस पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता जा रहा था और कुछ ही देर में उसे असहनीय दर्द होने लगता है। वो ऊर्जा उसकी नस से होती हुई मुंह और आंखों तक से बाहर निकलती हुई हमें दिखाई जाती है, लेकिन चंग को खुद पर पूरा भरोसा था और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस ऊर्जा पर नियंत्रण पा ही लेता है। अपनी आंखें खोलकर वो खुद को देखता है तो उसकी हड्डियां तक हील हो चुकी थी और इतना ही नहीं, उसकी हड्डियां पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो सोचता है कि ये शरीर पिल्स की काय के लिए जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा अनुकूल है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके मेरिडियंस का विस्तार हो रहा है और उसका दिल अब बहुत तेजी से धड़क रहा है। दरअसल उसकी काय इतनी ओवरलोड हो चुकी थी कि वो लोअर डांशन की रेखा को पार कर अपर डांशन में जाने लगी थी। अपर डांशन का मतलब दिमाग वाली जगह पर। आसान भाषा में समझे तो वो समुद्र में आई किसी बड़ी लहर की तरह थी जो सब पार करके आगे बढ़ रही थी। वो सोचता है कि अगर काय ऊपर चली गई तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इसीलिए उसे काय पर जल्द नियंत्रण पाना होगा। उसके दिल में फिर से असहनीय दर्द होने लगता है और वो अपनी छाती जोर से दबाकर उस दर्द को कम करने की नाकाम कोशिश करता है। तभी उसे अपने सहयोगी की आवाज सुनाई देती है। नहीं दोस्तों, वो मरा नहीं था। उसके साथ अक्सर ही ऐसा होता है। किसी भी कठिन परिस्थिति में अक्सर ही उसे अपने सहयोगी की याद आती है। वो चंग से पूछता है कि वो टाओइस्ट है या मार्शल आर्टिस्ट। वो उसे समझाते हुए कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट फ्लो पर जबरदस्ती नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो जो डाओ के रास्ते पर चलते हैं वो अपनी इस बात को पूरी नहीं करता। और आगे कहता है कि उसे क्या लगता है वो फ्लो को दबाकर कुछ भी कर सकता है। अगर वो डैम बनाकर पानी को रोकने की कोशिश करेगा तो वो उसके छोटे निर्माण के ऊपर से बहकर अपना रास्ता बनाएगा। वो आखिर में बोलता है कि चीजें जैसी चलती है उसे वैसे ही चलने दो। अगर उसने ऐसा किया तो फ्लो खुद ही वहाँ चला जाएगा जहाँ उसकी जगह है। चंग को उसकी सीख समझ आ गई थी और वो अपने शरीर को ढीला छोड़कर फ्लो को बहने देता है। अब चंग की चेतना उसे अपर डायमेंशन में लेके जाती है, जो सुनने में थोड़ा अजीब है पर यही सच है। हम देखते हैं कि वो पानी के ऊपर चल रहा है और पानी को किसी चीज ने रोक कर रखा है। वो किसी दीवार की तरह उसके सामने है। शायद यही वो डैम है जिसकी बात उसके सहायक ने करी थी। वो देखता है कि उस डैम में कुछ दरार आने लगी थी और यही डैम या दीवार शरीर के अपर डायमेंशन में जाने का रास्ता है। चंग उस दरार को देखते हुए सोचता है कि आखिर उसके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा है। चंग उस दरार पर हाथ रखता है तो उसे वाइब्रेशन महसूस होती है। अब उसे समझ आता है कि काय कभी भी इस दीवार को तोड़कर अपर डायमेंशन में प्रवेश कर सकती है। अगर उसने रास्ता नहीं खोला तो दीवार कुछ ही देर में वैसे भी टूट ही जाएगी, लेकिन अगर उसने जल्दबाजी की तो अपर डायमेंशन काय के साथ ही बह जाएगा। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है जो उसके सहायक ने बताया था, उसे काय को बहने देना होगा। इतना सोचते ही वो अपने हाथ से एक चमकदार हमला करता है और काय को बहने के लिए छोड़ देता है। उसके ऐसा करते ही उसे अपने शरीर में फिर से दर्द की भावना महसूस होती है और वो बेहोश पड़ा रहता है। सुबह हो चुकी है, पहाड़ों के बीच से सूरज निकल रहा है और ये नजारा सच में मन मोह रहा है। ऐसा नजारा अब शायद ही कहीं देखने को मिलता है। गुफा के अंदर चंग की आंखें खुलती है और वो हवा में था। आंखें खुलते ही वो धड़ाम से नीचे गिरता है और सोचता है कि वो हवा में क्यों था। वो खुद को ध्यान से देखता है तो उसके सभी मेरिडियंस खुल चुके थे और वो ताकत के अंतर को साफ महसूस कर पा रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि इस जवान शरीर ने इन सभी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया और सब कुछ सह लिया। अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो वो या तो पैरालाइज हो जाता या फिर जान से ही मारा जाता।
वो खुश होते हुए कहता है कि ये सब सहना इसके लायक था। आखिर उसने सिर्फ इनेट ट्रू काय ही रिकवर नहीं करी, बल्कि उसने अपने मेरिडियंस का विस्तार भी किया और अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया। सरल शब्दों में कहे तो वो अब पहले से कई गुना ताकतवर हो चुका है। अब चंग गुफा से बाहर आता है और खुले आसमान में देखते हुए सोचता है कि पिछले जन्म में वो तलवारबाज था, टाओइस्ट नहीं, और इस जन्म में वो खुद को टाओइस्ट नहीं बोल सकता। दरअसल उसके मन में अब ये संदेह आ रहा था कि क्या वो सच में माउंट हुआ सेक्ट को रिवाइव कर सकता है या नहीं। फिर वो मन हल्का करते हुए सोचता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, बाकी सब किस्मत के भरोसे। वो पिल्स को देखते हुए बोलता है कि अब उन्हें इन पिल्स की जरूरत नहीं, मगर सेक्ट के लिए ये बहुत काम आएगी। वो डब्बे में रखी उन बोतलों को भी ले लेता है और उनके बारे में सोचते ही उसके मुंह से लार टपकने लगती है, क्योंकि उन बोतलों में 100 साल पुरानी दारू थी, जिसे पीने के लिए अब उससे और इंतजार नहीं हो रहा था। इतना सोचकर वो लंबी छलांग के साथ वहाँ से सेक्ट की ओर निकल जाता है। दोस्तों, आप शायद सोचो कि चंग अब इस पहाड़ से कैसे उतरेगा, या फिर उसने सीधा ही छलांग कैसे मार दी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका जवाब वही काय है, जिसकी मदद से चंग अब पहले से कई गुना ताकतवर बन चुका है। इसीलिए उसे अब उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा है। वहाँ से निकलकर वो तेजी से हवा को सूंघता है, लेकिन उस हवा में उसे कुछ अजीब लगता है और कुछ ही देर बाद उससे वो सुगंध बर्दाश्त नहीं होती और वो चिल्लाता है कि उसके शरीर से ये कैसी सुगंध आ रही है। अब हम सेक्ट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ विद्यार्थी सुबह सुबह बोर्डिंग हाउस के दरवाजे से बाहर आ रहे हैं। कोई कहता है कि वो अभी भी नींद में है, तो कोई कहता है कि क्या ये करना जरूरी है, और कोई और अपने साथी से कहता है कि उसे नहीं लगता कि आजकल वो कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। दूसरा पूछता है कि कैसा बर्ताव, तो वो दिमाग में पतले दुबले कमजोर और घायल चंग की तस्वीर बनाते हुए कहता है कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। दूसरा कहता है कि जब वो इस बारे में सोच रहा है तो चंग कई दिनों से ट्रेनिंग में भी नजर नहीं आ रहा। पहला कहता है कि क्या उसे लगता है कि वो अफवाहें सच है, तो दूसरा पूछता है कि कैसी अफवाहें, जिसके जवाब में पहला कहता है कि उसके इनर काय ओवरलोड होने की अफवाहें। वो उसे समझाते हुए कहता है कि उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। ये बात वहाँ खड़े सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन रहे थे और सोचते हैं कि फिर तो उन्हें ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी वो इतनी कड़ी ट्रेनिंग इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो सभी मिलकर भी उससे जीत नहीं पाते। पर अब जब वो कमजोर है, अगर वो सभी मिल जाए तो उसे आसानी से हरा सकते हैं। उनकी जानकारी के हिसाब से उनकी ये सोच सही है, मगर आपको और मुझे पता है कि चंग का नया रूप देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। सायंग और गल को उनकी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शायद उन्हें भी चंग के नए रूप के बारे में पता चल चुका है। तभी दरवाजा खुलता है। सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। सायंग और गल दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, जबकि बाकी सब अभी भी वो चेहरा देखने को बेताब थे जो सबसे अंत में वहाँ आने वाला था। सूरज जैसी तीव्र चमक के साथ वो इंसान बाहर आता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि चंग ही था। उसे सही सलामत बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जैसा कि हमने सोचा था, उसे देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सभी सोचते हैं कि अगर उन्होंने इस इंसान के सामने विरोध से नजरें भी उठाई तो वो मारे जाएंगे। अब चंग अपना भाषण शुरू करता है और कुछ बड़े बड़े शब्द बोलता है, मगर साधारण भाषा में उनका मतलब यही था कि वो इतने दिनों तक ट्रेनिंग में उसकी खराब तबीयत की वजह से न आने के लिए माफी चाहता है। और सभी घबराते हुए कहते हैं कि वो समझते हैं उसकी तबीयत सबसे पहले है। चंग कहता है कि इतने दिनों की ट्रेनिंग की भरपाई करने के लिए वो और कठिन ट्रेनिंग करेंगे और पहले आए पहले पाए वाले मेथड को अपनाएंगे। फिर वो सेक्ट के पीछे के पहाड़ की ओर इशारा करते हुए डरावना चेहरा बनाता है, जिसे देखते ही गल और सायंग वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं। सभी विद्यार्थी तो अभी भी यही सोच रहे थे कि क्या वो सच में उन्हें लोटस पहाड़ के शिखर पर जाकर वापस आने के लिए कह रहा है। और तभी वो उन दोनों को अपने सामने से भागता हुआ देखते हैं और सभी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सभी डर के मारे चिल्लाते हैं कि उन्हें भी जल्दी करनी चाहिए। अगर उन्होंने देरी करी तो उन्हें फिर से उस पहाड़ पर चढ़ना होगा। इतना कहकर वो सब भी तेजी से भागते हैं। चंग मुस्कुराते हुए खुद से बोलता है कि अगर उन्हें अपने मन की बात या शिकायतें करनी है तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है स्किल्स। अगर वो बिना स्किल्स के सिर्फ शिकायत ही करते रहेंगे
तो वो और कुछ नहीं बस धरती पर बोझ कहलाएंगे। इसीलिए वो खुद उन्हें इन स्किल्स को पाने में उनकी मदद करेगा। वो अपने पुराने रूप को याद करते हुए सोचता है कि हजारों साल के इतिहास में इस दुनिया को कई प्रसिद्ध और महान योद्धा मिले, लेकिन एक अकेला इंसान पूरे सेक्ट की कद को नहीं बढ़ा सकता। दूसरे शब्दों में कहे तो पूरे सेक्ट की सफलता के लिए सभी को ताकतवर होना होगा। वो निश्चय करता है कि वो इस समय के माउंट हुआ सेक्ट को पहले से भी ताकतवर बनाएगा। पर हम देखते हैं कि सभी विद्यार्थी पहाड़ से लौट चुके हैं और किसी के पास खड़े होने की भी ताकत नहीं बची। गल सायंग को देखता है कि वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था और वो अपनी कोशिश में सफल हो जाता है। गल सोचता है कि इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद भी सायंग अपने पैरों पर खड़ा है। आखिर उसे महान सायंग इसीलिए बोला जाता है। इसका कारण उसकी स्किल्स नहीं बल्कि उसकी मजबूत मानसिकता है। चंग जो बड़े पत्थर नहीं बड़ी चट्टान उठाकर ट्रेनिंग कर रहा था, बोलता है कि उसे ये बहुत हल्के लग रहे हैं। कमाल की बात थी कि उसे खुद के बराबर की 2 चट्टान हल्की लग रही थी। वो दूसरों से कहता है कि अगर उनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है तो वो अपने मिट्टी से भरे बैग भी उसे दे दे। पर वो जैसे ही उन्हें देखता है तो सबको अधमरी हालत में पाता है और कहता है कि वो कब तक लेटे रहने वाले हैं। चंग ये देखकर अपनी भी ट्रेनिंग खत्म करने का फैसला करता है और उन चट्टानों को अपने कंधे से उतार फेंकता है। उनके जमीन से संपर्क होते ही जोर की आवाज आती है और वो इतनी भारी थी कि उनके गिरने से वहाँ हर जगह धूल उड़ने लगती है। उनकी आवाज से ही सब डर जाते हैं। चंग ट्रेनिंग में इस्तेमाल किए सभी सामान को उतारकर जाने लगता है और कहता है कि सारी साफ सफाई कर देना। अब हम देखते हैं कि वो सिर्फ 2 चट्टान ही नहीं बल्कि पत्थरों से भरा एक बैग और मिट्टी से भरे कई सारे छोटे बैग भी उसने ट्रेनिंग के समय पहन रखे थे। डाइनिंग रूम में सभी खाना खा रहे हैं। सायंग बाकियों से पूछता है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहे, तो उनमें से एक बताता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर उसने कुछ खाया तो अभी उल्टी कर देगा। सभी मिलकर सायंग से पूछते हैं कि क्या उसे नहीं लगता कि ट्रेनिंग हद से ज्यादा मुश्किल है। उन्हें डर है कि ऐसी ट्रेनिंग के कारण वो मर ही ना जाए और वो सायंग को इस बारे में कुछ करने को कहते हैं। सायंग कुछ बोले बिना गल से पूछता है कि वो क्या सोचता है। गल अपना निवाला मुंह में डाल ही रहा था और वो बोलता है कि बेशक उनकी ट्रेनिंग दिन प्रतिदिन और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है और अब वो उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि उस कमीने को, उसका मतलब चंग को, अभी तक ये बात पता ना चली हो। अगर समय के साथ कुछ नहीं बदला तो वो उससे बात करेंगे। ये सुनकर सायंग बोलता है कि वो सही है और ये सुनकर वहाँ बैठे सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सायंग आगे बोलता है कि जब समय आएगा वो ही सबसे पहला कदम बढ़ाएगा। गल पूरी तरह से थका हुआ है और पलंग पर लेटते हुए सोचता है कि उसे अब सो जाना चाहिए। कल ट्रेनिंग के लिए सुबह जल्दी उठना है। उसकी थकावट की वजह से वो पलंग पर सीधा भी नहीं लेट पाता और आंख बंद होते ही उसे नींद आ जाती है। तभी चंग वहाँ आ जाता है और उसे वापस उठा देता है। वो उसे कुछ देते हुए बोलता है कि उसे ये पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वो उसे ये दे रहा है क्योंकि वो उसका सायंग है। और चंग अपने हाथ खोलकर उसे वही पिल दिखाता है जो वो गुफा से लेकर आया था। गल को यकीन नहीं होता और वो हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो पिल्स ऑफ लाइफ है। भला वो उसे इतनी बेशकीमती चीज क्यों दे रहा है? तो चंग कहता है कि क्योंकि उसे इसकी ज्यादा जरूरत है। चंग उसे भले इंसान की तरह मुस्कुराते हुए कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना। गल भी मासूम उसका भरोसा कर लेता है कि वो सिर्फ उसके लिए ही पिल लाया है और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। चंग उसे पिल्स खाने के लिए कहता है। गल पिल खाते हुए कहता है कि वो शर्मिंदा है कि उसने चंग के बारे में बुरा भला सोचा, जबकि चंग शैतानी हंसी के साथ कहता है कि वो आगे की ट्रेनिंग और भी मुश्किल करने वाला है। अगले दिन गम विद्यार्थियों को ट्रेनिंग करते देख आश्चर्य करता है कि सभी की तलवारबाजी पहले से बेहतर लग रही है। उनकी ट्रेनिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन वो उनके पैरों की नई ताकत को महसूस कर पा रहा था, जिसकी वजह से उनका ऊपर का शरीर स्थिर हो चुका था और वो तलवार में ज्यादा वजन डाल पा रहे थे। उसे यकीन नहीं होता कि इतना बदलाव इतने कम समय में कैसे हो सकता है। तभी उसे चंग की कही वो बात याद आती है जिसमें उसने परिणाम दिखाने के लिए 1 महीने का समय मांगा था और वो हैरानी से सोचता है कि क्या इसकी वजह सुबह की ट्रेनिंग हो सकती है। वो उनके रिजल्ट को देखकर खुश होते हुए घोषणा करता है कि उसे उनकी कड़ी ट्रेनिंग का फल साफ दिखाई दे रहा है।
इसीलिए वो बीच के स्टेप्स छोड़कर सीधा उन्हें टाई फ्लमेक्स शॉट टेक्निक सिखाएगा। ये सुनकर सभी विद्यार्थी खुशी से चिल्लाते हैं। तभी सेक्ट लीडर अनगम को ढूंढते हुए वहाँ आते हैं और सभी का ध्यान सेक्ट लीडर पर जाता है। सेक्ट लीडर और अनगम वहाँ से कुछ दूर चले जाते हैं और अकेले में बात करने लगते हैं। सेक्ट लीडर अनगम से कहता है कि एक परेशानी आ गई है। अनगम परेशानी के बारे में पूछता है तो सेक्ट लीडर उसे चंग द्वारा ढूंढने गई किताब दिखाते हुए कहता है कि ये इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक की बुक है और वो उसे उस किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ने के लिए बोलता है। अनगम किताब के पन्ने पलटते हुए आखिरी पन्ने पर आता है और आखिरी पन्ने को पढ़ते ही वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। अब हम देखते हैं कि उसमें लिखा था, ये बात भविष्य के सभी उत्तराधिकारियों के लिए है कि समय के साथ सेक्ट की टेक्निक को सुधारने या बदलने में कोई खराबी नहीं है, मगर इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक माउंट हुआ सेक्ट की फंडामेंटल टेक्निक है और इसमें बदलाव का मतलब है पूरे सेक्ट में बदलाव करना। मिसाल के तौर पर जैसे तलवारबाजी सीखने के लिए पहले तलवार को सही से पकड़ना सीखना होता है, उसी तरह बाकी टेक्निक से पहले इक्विलिब्रियम टेक्निक सीखना जरूरी है। अनगम हैरानी से बोलता है कि समय अब बदल चुका है। वैसे भी ट्रू इक्विलिब्रियम टेक्निक सभी के द्वारा इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि इक्विलिब्रियम टेक्निक सीखने में बहुत समय लगता था। ये सुनकर सेक्ट लीडर किताब की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि उनके पूर्वजों की राय उनसे बिल्कुल नहीं मिलती। उनके अनुसार हमें इक्विलिब्रियम टेक्निक में बदलाव नहीं करना चाहिए था। ये तो इन सभी को अपने अभी के हालात देखकर खुद ही समझ जाना चाहिए था। सेक्ट लीडर आगे बोलता है कि सभी सेक्ट अपने पूर्वज द्वारा बताई राह पर ही चलते हैं और वो भी अलग नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों को सिखाने की जिम्मेदारी अनगम की है। इसीलिए सेक्ट लीडर अनगम की राय लेने आया है। अनगम काफी देर सोचने के बाद बोलता है कि ट्रू इक्विलिब्रियम टेक्निक बनाने का कारण ये था कि माउंट हुआ सेक्ट कभी भी खत्म हो सकता था और उन्हें विद्यार्थियों को जल्दी सिखाने वाली टेक्निक चाहिए थी। वो उल्टा सेक्ट लीडर से सवाल करता है कि क्या उन्हें लगता है कि अब माउंट हुआ सेक्ट का कोई भविष्य है। बेशक उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर है, मगर उन्होंने कई सारी समस्याओं में से अभी एक का ही निवारण किया है और अभी उनके ऊपर कई समस्याएं हैं। यही सोचकर सेक्ट लीडर जवाब देता है कि इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है। सेक्ट लीडर से ये जवाब सुनकर अनगम कहता है कि अब सभी विद्यार्थियों को ट्रू इक्विलिब्रियम की आदत पड़ चुकी है। वैसे भी इक्विलिब्रियम टेक्निक को मास्टर करने के लिए लोअर बॉडी का मजबूत होने के साथ ट्रेनिंग के प्रति लगाव भी चाहिए। सेक्ट लीडर, जो कि अभी विद्यार्थियों को ही देखकर आ रहा था, उसकी ये बात सुनकर ऐसा चेहरा बनाता है कि सामने वाले इंसान को बिना कुछ बोले ही समझ आ जाए कि वो क्या बकवास कर रहा है। तभी अनगम को भी एहसास होता है कि सेक्ट लीडर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कुछ ही देर पहले महसूस किया था कि सभी विद्यार्थियों की लोअर बॉडी बहुत मजबूत हो चुकी है और ट्रेनिंग से तो उनका लगाव है ही। आखिर वो रोज सुबह जल्दी उठकर खुद ही खुशी से ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। अब अनगम को क्या पता कि उन्हें सुबह की ट्रेनिंग में कितनी खुशी होती है। इस बात का ध्यान करते ही वो चंग को देखता है और सेक्ट लीडर से चंग से बात करने की इजाजत मांगता है। सेक्ट लीडर उसे इजाजत दे देते हैं और वो तुरंत ही चंग को अपने पास बुलाता है। वो चंग से पूछता है कि उसे क्या लगता है, धीरे और ऊंचा या फिर तेज और पक्के नतीजे में से माउंट हुआ के लिए क्या बेहतर है। चंग आसमान की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहता है कि ऊंचाई पर जाना ही सही फैसला है, क्योंकि उनके सेक्ट का नाम ही माउंट हुआ सेक्ट है, जो पहाड़ों की ऊंचाइयों में स्थित होने की वजह से पड़ा है। सेक्ट लीडर उसके ऐसे अनोखे जवाब से प्रभावित होते हैं। चंग बोलता है कि दूसरे सेक्ट के लिए दूसरा तरीका अच्छा होता, मगर माउंट हुआ सेक्ट के लिए नहीं। इतना कहकर चंग वहां से चला जाता है। सेक्ट लीडर को उसकी बात सही लगती है और वो उसके जाने के बाद बोलता है कि मैं माउंट हुआ सेक्ट का लीडर ये आदेश देता हूँ कि अभी इसी समय से माउंट हुआ सेक्ट के सभी विद्यार्थी फंडामेंटल टेक्निक के तौर पर ट्रू इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक की जगह वापस से इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक सीखेंगे। अनगम सेक्ट लीडर के आदेश का पालन करते हुए हाँ में जवाब देता है। सेक्ट लीडर कहता है कि जब तक सेक्ट के नाम में माउंट हुआ सेक्ट है, उन्हें हमेशा ऊंचाइयों की तरफ ही भागना चाहिए। बेशक उन्हें ऊंचाइयों पर उनकी पीढ़ी न ले जा पाए, मगर ये बच्चे सेक्ट का भविष्य हैं। ये माउंट हुआ सेक्ट को वापस उसकी ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचाएंगे। चंग वापस आकर बहुत गुस्से में था। वो अनगम या सेक्ट लीडर को तो नहीं मार सकता, तो खुद की ही छाती पीटकर गुस्सा उतारने की कोशिश कर रहा था। वो सोचता है कि क्या उन्हें सच में ये सवाल उससे पूछने की जरूरत थी।
उसने उनके मुंह में खाना रख दिया और अब वो पूछ रहे हैं कि इसे चबाना कैसे है। दरअसल चंग ने ही वो सभी टेक्निक किताबों में लिखी थी और सेक्ट को ऐसा दिखाने की कोशिश करी थी कि ये उनके पूर्वजों ने लिखी है। वैसे तो चंग उनका पूर्वज ही है, तो ये बात भी गलत नहीं है। उनकी इस हरकत के बाद वो सोचता है कि उसे हुआम प्रीफेक्चर जाकर भी जांच कर लेनी चाहिए। क्या पता इन्होंने वहाँ के व्यापार को सुधारने की जगह बिगाड़ दिया हो। बाकी के सभी विद्यार्थी उसकी हरकत देखकर डर चुके थे और उससे दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि जब तक वो खुद को मार रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन इतने गुस्से में अगर उनकी बारी आ गई तो वो कई दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती रहेंगे। काफी सालों की कड़ी मशक्कत के बाद माउंट हुआ सेक्ट में आखिरकार शांति है। माउंट हुआ सेक्ट की सबसे बड़ी समस्या उनकी आर्थिक स्थिति अब संभल चुकी है और सेक्ट का भविष्य बेहतर करने के लिए नई टेक्निक्स को भी विद्यार्थियों की ट्रेनिंग में जोड़ दिया गया है। तभी हम चंग को देखते हैं जिसके पसीने छूटे हुए थे और वो कहता है घंटा की शांति। वो सामने की जगह को देखते हुए कहता है कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। दरअसल वो हुआम प्रीफेक्चर के व्यापार की बात कर रहा था। कुछ समय बाद चंग गल से बात करते हुए बोलता है कि उसने सुना वो महान व्यापारियों की फैमिली से है। गल हैरानी से कहता है कि जिससे भी उसने ये बात सुनी है उसकी बात पर फिर कभी भरोसा मत करना, उसकी फैमिली कोई ज्यादा बड़े व्यापारी नहीं है। चंग बोलता है कि अच्छा फिर भी वो एक झलक देखकर ही सब बता सकता है ना, अक्सर एनीमे में यही तो होता है। बेशक महान फैमिली के बच्चे बिगड़े हुए होते हैं मगर वो अपना टैलेंट हमेशा छुपा कर रखते हैं। गल बोलता है कि वो क्या बकवास कर रहा है, तो चंग कहता है कि छोड़ो, सब भूल जाओ। अचानक से उनके पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी उसे गलत चाय मिलने की वजह से चिल्ला रहा था। वो नजारा देखते हुए चंग गल से पूछता है कि इस गड़बड़ की वजह क्या है। गल बताता है कि जो लोग इस जगह के इंचार्ज थे। चंग उसे टोकते हुए कहता है कि स्कैमर्स थे। तो गल बोलता है कि हाँ, वो स्कैमर्स काम करने के लिए अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को साथ लेकर आए थे और उनके जाने के कुछ समय बाद वो सब भी यहाँ से चले गए। चंग पूछता है कि क्या ये सब काम करने वालों की वजह से हो रहा है। जवाब में गल कहता है कि ये एक वजह है। वो बताता है कि दूसरी वजह है कि माउंट हुआ सेक्ट के बड़े लोगों के पास व्यापार चलाने वाली स्किल्स नहीं है। उदाहरण के तौर पर ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी सुअर को हीरे मोती की माला पहना दी गई हो। दूसरी तरफ एक विद्यार्थी चिल्लाते हुए कहता है कि ग्राहक को बाल्ले चाय चाहिए थी, तो दूसरा भी चिल्लाते हुए कहता है कि उसे क्या लगता है ये उसका रोज का काम है। गल और चंग उन्हें ही देख रहे थे। गल कहता है कि व्यापार चलाना आसान काम नहीं है, तुम्हें हर सामान को खुद ही चुनना होगा, वो भी सही से। अगर सामान ज्यादा अच्छा हुआ तो उसमें से फायदा नहीं कमाया जा सकता, और अगर सस्ता माल खरीदा तो ग्राहक नहीं आएंगे, और अगर इसके लिए लोगों को रखा जाए तो वो अपना ही फायदा करेंगे और उनके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर चंग पूछता है कि क्या हो अगर वो व्यापार चलाना सीख ले। गल जवाब देता है कि उसे क्या लगता है सीधे साधे टाओइस्ट बनी के पास सामान खरीदने जाएंगे तो क्या होगा। अब चंग को समझ आता है कि ऐसा हुआ तो वो उन्हें लूटकर बेकारी तक बना देंगे। चंग का दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था और वो पूछता है कि इसका क्या समाधान है। गल चिल्लाते हुए कहता है कि उसे नहीं पता, उसने उसकी एक भी बात सुनी भी थी या नहीं। अगर उसके पास ऐसी समस्याओं के समाधान की क्षमता होती तो वो कब का सफल व्यापारी बन चुका होता। यहाँ तक कि उसके पिता भी इस समस्या को हल नहीं कर सकते। अगर एल्डर वैंग यहाँ होते तो शायद। ये नाम सुनकर चंग पूछता है कि एल्डर वैंग कौन है। गल बताता है कि वो बहुत बड़ा व्यापारी है जो पूरे शेंगजे प्रोविंस में व्यापार करता था। उसका सामान सिर्फ ईस्ट सी से ही नहीं बल्कि अन्नाम और वेस्टर्न रीजन से भी आयात और निर्यात होता था, और वो लंबे समय से माउंट हुआ सेक्ट का स्पॉन्सर भी रहा है। वो यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। आखिर उसकी वजह से ही माउंट हुआ सेक्ट आज भी खड़ा है। तो चंग कहता है कि उसने माउंट हुआ सेक्ट को स्पॉन्सर क्यों किया, आखिर उसने उनमें क्या देखा। यहाँ कुछ भी ध्यान देने लायक नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ के विद्यार्थी भी नहीं। ये सुनकर गल चिढ़ जाता है मगर वो चंग के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। वो खांसने का नाटक करते हुए कहता है कि उसे नहीं पता उसने उनमें क्या देखा, लेकिन उसने सुना है कि उसने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि कई और जगहों को भी स्पॉन्सर कर रखा है। पर सब छोड़ो, वो अंत में यही कहना चाहता है कि अगर वो यहाँ होता तो उनकी सभी समस्या दूर हो जाती। चंग कहता है कि फिर तो बस उन्हें उससे पूछना है और उनकी सारी समस्या खत्म। गल बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते।
ये सुनकर चंग चौंकता है और इसका कारण जानने के लिए उसे एकटक देखता है। गल बताता है कि वो पिछले 1 साल से बीमार है और बिस्तर से उठे तक नहीं है। अफवाह तो ये भी है कि वो होश में भी नहीं है। तभी अनगम वहाँ आ जाता है और चंग से कहता है कि उसे माउंट हुआ जाना होगा। अचानक से ये सुनकर चंग चौंक जाता है, फिर सोचता है कि क्या ये सच में उस कठोर पहाड़ पर उसे ऐसे भेजने वाले हैं जैसे उसे किसी पार्क में जाना हो। फिर चंग बहाना बनाते हुए बोलता है कि उसके अलावा यहाँ बहुत से ताकतवर सयंग है, वो तो सबसे छोटा है, इसीलिए उसका शरीर भी सबसे कमजोर है। तो अनगम जवाब में कहता है और वो खाली भी बैठा है। अनगम उसे एक चिट्ठी देते हुए कहता है कि उसे इस चिट्ठी को सिर्फ सेक्ट लीडर या फिर फाइनेंस और इकोनॉमी एजेंसी के लीडर को देना है और इसे जल्दी पहुंचा देना। ये यूनहा मर्चेंट गिल्ड से है, तो इसे संभाल कर लेकर जाना। यूनहा मर्चेंट गिल्ड का नाम सुनते ही गल चंग के कान में बोलता है कि ये गिल्ड एल्डर वैंग का ही है। ये सुनते ही चंग तुरंत अनगम से वो चिट्ठी ले लेता है और कहता है कि अगर ये इतना जरूरी है तो वो अभी इसे पहुंचाने के लिए निकलता है। आधे रास्ते में पहुंचकर चंग उस चिट्ठी के सील को देखकर शैतानी चेहरा बनाता है और अपने सहायक को याद करते हुए बोलता है कि चूंकि वो इस चिट्ठी को देने जा रहा है तो उसे तो पता ही होना चाहिए कि इसके अंदर क्या लिखा है। उसके ख्यालों में भी उसके सहायक उससे चिढ़ते हुए कहते हैं कि वो क्या बकवास कर रहा है। चंग मुस्कुराता है और उंगली में काय लाते हुए खुद से बोलता है कि अगर ये चिट्ठी उस इंसान से आई है जो मुश्किल से होश में है तो इसमें जरूर कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। वो सील तोड़ देता है और चिट्ठी के शुरू के आदर सत्कार वाले लाइन को छोड़कर आगे पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा था कि उसे इतने समय तक उनसे संपर्क में न रहने का खेद है, मगर वो इस चिट्ठी को इस कारण से भेज रहा है क्योंकि उसके पिता की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। पिता का नाम पढ़कर चंग बोलता है कि ये शायद उसके बेटे ने लिखी है। वो आगे पढ़ता है कि उसके पिता की काय की नस बेकाबू होती जा रही है और उसका पूरा शरीर लाल पड़ चुका है और उनके माथे के बीच काली रोशनी की तरह कुछ उभर आया है। काली रोशनी का नाम सुनते ही चंग घबरा जाता है और उसे कुछ याद आता है। शायद चंग को पता चल चुका था कि उसके पिता को कौन सी बीमारी हुई है, लेकिन ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। यूनहा मर्चेंट गिल्ड ने महान डॉक्टर्स को बुलाया, मगर उनमें से कोई भी एल्डर वैंग की बीमारी का नाम या वजह कुछ पता नहीं लगा पाए। इसीलिए उसके बेटे ने उसके पिता को जानने वाले सभी लोगों को चिट्ठी भेजी है ताकि अगर किसी को भी उस बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी हो तो वो उन्हें खबर कर दे। जो भी उसे उसके पिता की बीमारी के बारे में जानकारी देगा वो वादा करता है कि बदले में उसे अद्भुत इनाम देगा। चिट्ठी के अंत में भेजने वाले का नाम था जोंग्यू वैंग, यूनहा मर्चेंट गिल्ड का मास्टर। पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद चंग चिंता करते हुए बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई साधारण डॉक्टर इसका इलाज कर पाए, क्योंकि ये बीमारी कुछ और नहीं बल्कि द डीमन फ्लावर है। चंग के बोलने के तरीके से लगता है कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। अगर इसे अपनी दुनिया के हिसाब से बताए तो इसे कैंसर की 4th स्टेज कहा जा सकता है। बाहर से इसके लक्षण जहर जैसे लगते हैं, इसीलिए इसकी पूरी संभावना है कि डॉक्टर्स ने जहर के इलाज की तरह ही इसका भी इलाज करा होगा। पर चंग को सबसे ज्यादा चिंता किसी और बात की है और अब हमें पता चलता है कि द डीमन फ्लावर के लक्षण उस समय दिखाई दिए जब हेवनली डीमन सेक्ट की किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। चंग उस डीमन को याद करके पूरे गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि डीमन की जीवन शक्ति आज तक जिंदा है। उसे तो लगा था कि सभी किलन पहाड़ पर मारे गए हैं, वो सिर्फ जिंदा ही नहीं है। चंग को ऐसा एहसास हो रहा है कि वो जोंगियन रीजन में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। चंग सोचता है कि वो खुद देखे बिना इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि वो द डीमन फ्लावर है या नहीं, पर उसके वहां जाने की सिर्फ यही वजह नहीं है। दूसरी वजह के बारे में सोचते ही चंग के मुंह से लाड़ और आंखों में सिक्के चमकने लगते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चंग किस बारे में सोच रहा था। चंग उस अद्भुत इनाम को ही पाना चाहता था। चंग चिट्ठी को वापस सील करते हुए सोचता है कि इस बीमारी के बारे में वैसे तो किसी और को नहीं पता होना चाहिए, मगर उसके दिमाग में ये ख्याल भी था कि ये चिट्ठियां बहुत जगहों पर गई है, तो क्या पता कोई और भी इस बारे में जानता हो, इसीलिए उसे जल्दी करनी होगी। वो पूरी जान से आंखों में चमकते सिक्के और इनाम की सोच के साथ भागते हुए बोलता है कि वो किसी और को उसके और उसके शिकार, उसका मतलब बीमार के बीच नहीं आने देगा।
रात हो चुकी है। बड़ा सायंग सभी विद्यार्थियों के साथ थका हारा सेक्ट की सीढ़ियां चढ़ रहा है। ऊपर पहुंचते ही कोई जोर से चिल्लाता है, सायंग। वो उस तरफ देखता है तो गल भागता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। उसके पास आते ही वो चिल्लाता है कि एक इमरजेंसी आ गई है। अगर चिल्लाकर ही बोलना था तो पास आने की क्या जरूरत थी। वो कांपती आवाज में कहता है कि चंग चंग म्यंग। वो अपनी बात पूरी नहीं बोल पाता, जिसे देखकर सायंग डर जाता है। गल बात पूरी किए बिना ही उसे अपने पीछे आने को बोलता है और दोनों तेजी से अंदर की तरफ भागते हैं। चंग के कमरे का दरवाजा खोलने पर हम देखते हैं कि चंग वहाँ नहीं था और वहाँ एक चिट्ठी पड़ी थी। सायंग चिट्ठी खोलता है तो उसमें लिखा था कि अचानक से कुछ काम आने की वजह से वो कुछ दिन बाहर ही रहेगा। उसकी तरफ से कोई बहाना सोचकर सासुक को बोल देना, और अगर किसी ने ट्रेनिंग छोड़ने की कोशिश भी करी तो वो उसकी मुड़ती कमर को पूरा मोड़कर तोड़ देगा। ऐसे शब्द पढ़कर सायंग बुरी तरह से चिढ़ जाता है। गल पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सायंग चिट्ठी को मुट्ठी में दबाते हुए बोलता है कि ये पक्का करो कि कोई इस बारे में अपना मुंह न खोले। उसने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए जा रहा है, तो उन्हें इस बात को छुपाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। गल बोलता है कि अगर वो पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा, तो सायंग बोलता है कि वो इस बात से चिंतित है, जबकि सायंग को ये बात खाई जा रही थी कि ऐसी क्या वजह है जिसके लिए चंग कुछ दिनों के लिए गया है। वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि इस बार वो कितनी बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला है। दूसरी तरफ चंग जंगल के रास्ते में तेजी से भाग रहा था। बहुत देर भागने के बाद वो काफी थक जाता है, पर थोड़ा आराम करने के लिए रुकता है। वो लगभग 120 किलोमीटर से लगातार भागकर अब जाकर रुका था। वो हाफते हुए बोलता है कि अपने सर्वश्रेष्ठ समय में वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ एक छलांग में ही चला जाया करता था और वो पूरी नदी 2 कदम में ही पार कर सकता था। मगर वो अब चैन के सांस लेते हुए कहता है कि उसे परेशानी तो हुई, मगर वो आखिरकार शाइन सिटी पहुंच गया। इस जगह से उसकी कई यादें जुड़ी है। अब हम उसकी यादों में देखते हैं, जिसमें वो खुशी से दारू पीते हुए सोचता है कि यहाँ उसे कोई सायंग नहीं देख सकते। वो खुशी में झूमकर चल रहा था, तभी उसके किसी से टक्कर हो जाती है और उसकी दारू की बोतल भी गिर जाती है। टक्कर मारने वाला कुछ लड़कों के साथ था और वो भी किसी सेक्ट के विद्यार्थी थे, मगर वो माउंट हुआ सेक्ट के नहीं थे। वो चंग से कहता है कि क्या उसे नहीं लगता कि किसी से टकराने के बाद उससे माफी मांगनी चाहिए। चंग को देखते ही वो समझ जाता है कि वो माउंट हुआ सेक्ट से है, और ये पता लगते ही वो बोलता है कि उसे लगा ही था, उसे अभी सड़े हुए प्लम की सुगंध आई। ये सुनकर चंग आग बबूला हो जाता है। वहाँ तेज हवा चल रही थी और लहराते कपड़ों में उसका ऑरा और डरा रहा था। वो बोलता है कि इसे उठाओ। ये सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं और टक्कर मारने वाला बोलता है कि महान माउंट हुआ सेक्ट के किसी भी इंसान में तमीज नाम की चीज नहीं है। वो लोग बार बार शेंगजी में आ जाते हैं और सड़े हुए प्लम की सुगंध छोड़ जाते हैं। वो आगे बोलता है कि वो आज उसे सबक सिखाएगा कि दूसरों के आंगन में आकर बदतमीजी करने का क्या नतीजा होता है। चंग अब आगे कुछ और नहीं सुन सकता था। वो उनकी तरफ बढ़ते हुए पैर से बोतल हवा में उछालता है। सभी बोतल की तरफ देखते हैं, तभी चंग बिजली की रफ्तार से आकर सभी को एक ही झटके में घायल कर देता है और सबको धराशायी करने के बाद बोतल को हाथ में पकड़ता है। और अब बोलने की बारी चंग की थी। वो बोलता है कि माउंट हुआ सेक्ट और साउदर्न एज सेक्ट कट्टर दुश्मन है, और अब हमें पता चलता है कि वो तीनों साउदर्न एज सेक्ट के विद्यार्थी थे। चंग दारू की बोतल चेक करता है तो उसमें दारू खत्म हो चुकी थी। उन दोनों सेक्ट के कट्टर दुश्मन होने की वजह उनके बीच की समानता थी। वो दोनों ही टाओइस्ट सेक्ट थे और दोनों ही सेक्ट तलवारबाजी की टेक्निक सीखते थे, और भी बहुत कुछ उनके सेक्ट के बीच समान ही था। जब भी दोनों के बीच कोई बहस होती थी तो वो तुरंत ही डुअल में बदल जाती थी, क्योंकि वो उनके अभिमान की लड़ाई थी, और इसीलिए माउंट हुआ सेक्ट ने साउदर्न एज सेक्ट का सामना करना बंद कर दिया था। इसका मतलब उन्होंने शेंगजी आना बहुत कम कर दिया था। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ चंग मुस्कुराते हुए बोलता है पर उसने वहाँ जाना नहीं छोड़ा था, क्योंकि शेंगजी सायंग से छुपने के लिए उसके लिए सबसे अच्छी जगह बन चुकी थी। बेशक वहाँ उसकी कई सारी लड़ाइयाँ हुई, पर उसने कभी शुरू नहीं किया। ना जाने क्यों वो लोग उसके पास पिटने के लिए बार बार आ जाते थे। अब हमें एल्डर वैंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई वैंग की जांच करके उसके बेटे को बता रहा था कि उसका बचना अब मुश्किल है। शायद वो कोई डॉक्टर था। उसका बेटा दुख के साथ बोलता है कि आखिर सिचुआन टैंग फैमिली भी उसके पिता का इलाज नहीं कर सकती।
जिसे जहर का मास्टर ही कहा जाता है। वो बोलता है कि बेशक उसकी फैमिली के सामने कोई जहर का इलाज करने में उनकी बराबरी नहीं कर सकता, मगर वैंग की ये हालत किसी जहर की वजह से नहीं हुई। वो हैरानी से अपने पिता की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि इनकी ऐसी हालत देखने के बाद भी वो कह रहा है कि इन्हें जहर नहीं दिया गया। वो बताता है कि बेशक देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जहर के लक्षण हैं, पर ये नहीं है। ये सुनकर वो उसे पकड़कर जोर से दबाता है और चिंता करते हुए पूछता है कि फिर ये कौन सी बीमारी है। पर वो तुरंत ही खुद पर काबू पाते हुए डॉक्टर से उसके व्यवहार के लिए माफी मांगता है। डॉक्टर भी माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसकी इससे ज्यादा कोई और मदद नहीं कर सकता। जोंग्यो अपने पिता के पास बैठकर रोते हुए बोलता है कि इतना पैसा होने के बाद भी वो अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। वो बोलता है कि वैंग ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की मदद करने में लगा दी और उसका अंत ऐसी अनजान बीमारी से 1 साल तड़पने के बाद होने वाला है। तभी कोई पीछे से आवाज लगाता है। वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ एक लंबा आदमी खड़ा था जिसके लंबे सफेद बाल थे जो पीछे की तरफ बंधे हुए थे। उसकी छोटी सफेद दाढ़ी थी जो उसकी गर्दन तक आ रही थी। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, जैसे हमने चंग की यादों में साउदर्न एज सेक्ट के विद्यार्थियों को पहने हुए देखा था। वो आदमी साउदर्न एज सेक्ट का एल्डर मोक्सियोंग की था। वो कमरे में आके बोलता है कि अब यंग मास्टर को सच स्वीकार कर लेना चाहिए। वो बोलता है कि एल्डर वैंग को अब टाओइस्ट रिचुअल से ही बचाया जा सकता है। जोंग्यो मना करते हुए बोलता है कि वो अभी ऐसी चीजों पर नहीं जाना चाहता। एल्डर बोलता है कि महान साउदर्न एज सेक्ट के लीडर का खुद रिचुअल परफॉर्म करना आम बात नहीं है। उसे इस विशेष अधिकार की वजह तो पता ही होगी। जोंग्यो बोलता है कि अभी उसे भेजी गई सभी चिट्ठियों के जवाब नहीं आए हैं। एल्डर गुस्से में कहता है कि ये व्यर्थ है। ये सुनकर जोंग्यो सोचता है कि ये कितने असभ्य तरीके से बात कर रहा है, मगर वो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो आदमी मोक्सियोंग की है जो कि साउदर्न एज सेक्ट का एल्डर है, जो लंबे समय से 10 महान सेक्ट में शामिल है। और हाल फिलहाल में तो ये सेक्ट ऐसी ताकत बन चुका है और पूरी दुनिया इसके बारे में जानने लगी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दुनिया का महान तलवारबाज सेक्ट बनेगा। इसीलिए जब ऐसे सेक्ट का एल्डर सुझाव दे रहा है तो गिल्ड मास्टर का बेटा उसे मना नहीं कर सकता। जोंग्यो गुस्से में जोर से मुट्ठी बंद करते हुए सोचता है कि वो रिचुअल करने के लिए उससे अंधा पैसा वसूलेंगे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और अगर उसके पिता बच जाए तो वो अपनी सारी संपत्ति भी देने को तैयार है। लेकिन अगर उन्हें अपने रिचुअल पर इतना ही भरोसा होता तो वो उसके पिता को बचाने के बाद पैसे मांगते, ना कि पहले। इसका मतलब ये निकलता है कि उन्हें कुछ और चाहिए, लेकिन क्या, ये जोंग्यो को अभी तक नहीं पता। अब एल्डर और इंतजार नहीं करना चाहता था और डरावने चेहरे के साथ बोलता है कि कोई और उसका इलाज कैसे कर पाएगा जब सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स ही। वो बोल ही रहा था कि कोई वहां आते हुए चिल्लाता है, यंग मास्टर। उन दोनों का ध्यान आवाज लगाने वाले की तरफ जाता है। वहां एक नौकर खबर लेकर आया था। वो बताता है कि कोई माउंट हुआ सेक्ट से आया है और उससे मिलना चाहता है। जोंग्यो हैरान होते हुए बोलता है कि उसने तो माउंट हुआ सेक्ट को सबसे आखिरी में चिट्ठी भेजी थी और उसकी गणना के हिसाब से उन्हें चिट्ठी हाल फिलहाल में ही मिली होगी और इतनी जल्दी कोई वहां से यहाँ आ भी गया। एल्डर को माउंट हुआ सेक्ट का नाम सुनकर झटका लगता है। वो जोंग्यो को भड़काते हुए बोलता है कि वो सेक्ट तो खत्म होने के कगार पर है, वो उसकी क्या मदद करेंगे, वो जरूर कोई षड्यंत्र ही रच रहे होंगे। वो जोंग्यो के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि उसे उन जैसे लोगों से मिलने की कोई जरूरत नहीं। जोंग्यो पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि वो उसकी मदद के अनुरोध पर वहां आए हैं। क्या उसे सच में लगता है कि वो उन्हें बिना मिले ही यहाँ से भेज देगा? ये जवाब सुनकर वो उसके कंधे से हाथ हटा लेता है। जोंग्यो जल्दी से दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजा खुलते ही उसका चेहरा देखने से पहले सर झुकाकर नमस्कार करता है। सर झुकाते ही वो अपने हाथों के नीचे से उसके छोटे पैरों को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वो सर उठाकर देखता है तो चंग अपने कान का मैल निकालकर उंगली में फूंक मारकर उसे हटा रहा था। तो जिंदगी जीने के बाद भी चंग की हरकतें सुधरी नहीं है। वो चंग से पूछता है कि उसके साथ के लोग कहाँ हैं, तो चंग जवाब देता है कि वो अकेला ही आया है। ये सुनकर जोंग्यो को अपने कानों पर यकीन नहीं होता और सोचता है कि जिस सेक्ट के लिए वो महान साउदर्न एज सेक्ट के एल्डर से बहस करके आया, उन्होंने एक बच्चे को यहाँ भेजा है। एल्डर ये सुनकर जोर से हंसता है और जोंग्यो के पास आकर बोलता है कि उसने तो पहले ही कहा था
कि बदतमीज माउंट हुआ सेक्ट से मिलने पर उसका ही समय खराब होगा। वो कुछ नहीं जानते, फिर भी ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें सब पता है। वो खुद आकर अपना मजाक बनता सबके सामने नहीं देख सकते, इसीलिए उन्होंने इस बच्चे को यहाँ भेजा है। चंग सोचता है कि उसके जवान दिखने की वजह से उसे इस तरह के व्यवहार होने की अपेक्षा थी। उसे ढंग से व्यवहार करना होगा ताकि उनकी अपेक्षा बढ़ सके। अब वो सर झुकाकर नमस्कार करते हुए अपना परिचय देता है और कहता है कि चिट्ठी को पढ़कर उन्हें लगता है कि उन्हें पता है कि उसके पिता को कौन सी बीमारी हुई है। ये सुनकर जोंग्यू कांप जाता है और खुद से बोलता है कि बहुत से महान डॉक्टर और एक्सपर्ट यहाँ आए, लेकिन कोई भी उसके पिता की बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाया। क्या सच में माउंट हुआ सेक्ट? वो सोच ही रहा था कि तभी एल्डर आगे आते हुए बोलता है कि ये बदमाश बच्चा इतनी छोटी उम्र से ही स्कैम करना सीख चुका है। वो जोंग्यू और चंग के बीच में आते हुए बोलता है कि उसे इस बदमाश बच्चे की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्हें समय बर्बाद न कर वापस अंदर चलना चाहिए। तभी चंग अजीब चेहरा बनाते हुए उससे बोलता है कि वो कौन है और उसे बार बार बदमाश बच्चा क्यों बोल रहा है। चंग के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कुछ देर के लिए तो वो दोनों चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद एल्डर को होश आता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि बदमाश बच्चे, तुम माउंट हुआ सेक्ट का डिसाइपल होकर भी साउदर्न एज सेक्ट को नहीं पहचान सकते। चंग फिर से कान का मैल निकालकर उंगली में फूंक मारते हुए बोलता है कि ओ, तो वो साउदर्न एज सेक्ट से है। उसे लगा वो कोई डॉक्टर है, क्योंकि वो बर्ताव भी ऐसा कर रहा था जैसे वो सब जानता हो, और ऐसा बर्ताव करने का कारण तो यही हो सकता है कि वो एल्डर वैंग की बीमारी को ठीक करने के तरीके को जानता है। एल्डर चंग को उंगली दिखाते हुए कहता है कि एल्डर वैंग इसीलिए बीमार हुए हैं क्योंकि उसने टाओ के रास्ते को फॉलो नहीं किया, और इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है टाओइस्ट रिचुअल को करना। चंग भी उंगली दिखाते हुए कहता है कि फिर तो उसे जल्दी करनी चाहिए और वुडिंग और कुनलुन सेक्ट से लोगों को यहाँ बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की चीजों में माहिर है। एल्डर घबराते हुए कहता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं, साउदर्न एज सेक्ट ही। चंग उसकी बात पूरी होने से पहले ही जारी रखते हुए बोलता है कि कौन नहीं जानता कि ना तो साउदर्न एज सेक्ट और ना ही माउंट हुआ सेक्ट को ऐसी चीजों को सही से करना आता है। अगर उन्हें रिचुअल करना ही है तो ये सच्चे टाओइस्ट को ही करना चाहिए। एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है कि उसने लीडर की हंसी उड़ाने की हिम्मत कैसे करी। क्या उसने अपने सेक्ट में एल्डर से इज्जत से बात करना नहीं सीखा? चंग को उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से कान में उंगली डालकर ऐसा दिखाता है कि उसे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर चंग के कानों में कितना मैल है जो वो बार बार निकाला ही जा रहा है। नकचड़ा एल्डर चंग की ओर इशारा करते हुए जोंगी से बोलता है कि क्या वो सच में इस बदमाश बच्चे को बर्दाश्त करने वाला है। जल्दी करो और इसे यहाँ से भगा दो। जोंगी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि एल्डर, ये साउदर्न एज सेक्ट नहीं, यूनहा मर्चेंट गिल्ड है और यहाँ एल्डर की नहीं बल्कि उसकी चलती है। फिर वो चंग से बोलता है कि वो उससे कुछ सवाल पूछना चाहता है और पूछता है कि उसने बोला कि उसको उसके पिता की बीमारी के बारे में पता है। अगर ऐसा है तो क्या वो उसे डिटेल बता सकता है? चंग पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता है, एल्डर वैंग बीमार होने से पहले काइलन पहाड़ों पर गए थे। क्या वो सही है? काइलन पहाड़ों पर हेवनली डीमन सेक्ट का हेडक्वार्टर है। जोंगी उसका जवाब ना में देता है, जो चंग के होश उड़ा देता है। उसके आत्मविश्वास को देखकर तो लगा था कि वो अब जो भी बोलेगा जोंग्यू के उससे होश उड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ। उसके जवाब से चंग के ही होश उड़ गए। फिर चंग बोलता है, तो जरूर यात्रा करते समय किसी ने उन पर घात लगाकर हमला किया होगा। जोंग्यू इसका जवाब भी ना में देता है। अब तो जोंग्यू को भी लगने लगा था कि ये लड़का सच में कोई स्कैमर ही है। एल्डर हंसते हुए कहता है कि उसने तो पहले ही बोला था, इससे बस उसका ही समय बर्बाद होगा। माउंट हुआ सेक्ट बस लोगों के साथ स्कैम करना जानता है। जोंग्यू भी वापस जाते हुए कहता है कि वो किसी एमेच्योर के हाथों में अपने पिता की जान नहीं दे सकते। इतना कहकर वो उसे वापस लौटने के लिए बोलता है और दरवाजा बंद करने लगता है। चंग ये सुनकर सुन्न रह जाता है। तभी वो दरवाजे को बंद होने से रोकते हुए बोलता है कि उसका शरीर लाल हो चुका है और ठंडा पड़ने लगा है। ये सुनकर जोंग्यू के कान खड़े हो जाते हैं। चंग आगे बोलता है कि जब भी वो उसकी स्किन को दबाता है तो वो सफेद हो जाती है, पर तुरंत ही वापस लाल भी हो जाती है। उसके बेहोश होने से पहले उसे जबरदस्त ठंड लगी होगी, जैसे कि वो किसी बर्फ की गुफा में बैठा हो, और काले धब्बे सिर्फ उसके माथे पर ही नहीं बल्कि गर्दन के पीछे भी मौजूद है। अब तो जोंग्यू के सब्र का बांध टूट जाता है और वो हड़बड़ाहट में दरवाजा खोलते हुए बोलता है
कि उसे ये सब कैसे पता। वो सर झुकाकर आदर से बोलता है कि कृपया अंदर आओ, वो खुद उसे अपने पिता के पास लेकर जाएगा। नकचड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि वो इसकी बात क्यों सुन रहा है, उसने तो सिर्फ आम सिम्टम्स ही बोले हैं जो हानिकारक काय के असर से होते हैं। जोंग्यो बोलता है कि अगर उसे इतना सब पता ही था तो वो उसके पिता का इलाज क्यों नहीं कर पाया। नकचड़े के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और वो कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला जाता है। चंग अब एल्डर वैंग की जांच करने आता है। उसने जो जो लक्षण बताए थे वो सभी सही थे। उसका शरीर लगभग पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। चंग भी उसे देखकर सोचता है कि उसने जितना सोचा था उसकी स्थिति उससे भी बेकार है। वो उसके छाती पर हाथ रखते हुए खुद से बोलता है कि ये सिम्टम्स डीमन फ्लावर के ही हैं, लेकिन ये अधूरे हैं। अगर उस पर उच्च कोटि के डिमोनिक आर्ट से हमला किया गया होता तो वो 1 साल तक जिंदा बचता ही नहीं। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसके शरीर में काय भेजकर जांच करते हुए बोलता है कि ये अधूरा है। जोंग्यो घबराते हुए पूछता है कि क्या उन्हें ठीक करना मुश्किल है। चंग जवाब देता है कि उसे नहीं लगता कि उसे ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जोंग्यो, जिसने पहले से ही हार मान रखी थी, कहता है कि उसे लगा ही था ये मुश्किल होगा। तभी उसे एहसास होता है कि चंग ने उसकी सोच से उल्टा बोला है और वो पूरी तरह से चौंक जाता है। उसके इस चेहरे को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, इसीलिए आप खुद ही देख लो। जोंग्यो अपने पिता को हड़बड़ाहट में देखता है और उसे समझ नहीं आता कि वो इस बच्चे की बात पर भरोसा करे या नहीं। चंग बोलता है कि इसे ठीक करना बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा और उसे इलाज से पहले कुछ तैयारियां भी करनी होगी। जोंग्यो पूछता है कि आखिर उसे किस तरह की तैयारियां करनी होगी। चंग अजीब हंसी के साथ कहता है कि क्यों ना वो खाते हुए इस बारे में चर्चा करे। कुछ देर बाद चंग खाना खा रहा है। जोंग्यो फिर से पूछता है कि वो किस तरह की तैयारियों की बात कर रहा था। चंग, जिसने पूरे सेक्ट का खाना अकेले ही खा लिया था, बोलता है कि उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, इसीलिए उसका अच्छी तरह से खाना जरूरी है। वो बोलता है कि सच कहूँ तो उसके पिता का इलाज करना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। असली परेशानी तो ये पता लगाना है कि वो बीमार कैसे हुआ। इसीलिए वो उससे कुछ सवाल पूछना चाहता है और पूछता है कि उसके पिता के सबसे करीब कौन है। वो इंसान जो हमेशा एल्डर वैंग के साथ रहता है, चाहे वो सो रहा हो या किसी यात्रा पर हो, या फिर कोई ऐसा जिस पर कुछ भी होने पर सबसे कम शक जाए। वो जोंग्यो को छोड़कर किसी और के बारे में पूछ रहा था। जोंग्यो काफी देर सोचकर बोलता है कि जो बात उसने बताई उस कैटेगरी में तो 5 लोग आते हैं। चंग बोलता है कि फिर तो उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। जोंग्यो बोलता है कि वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है। चंग बोलता है कि क्या वो सच में ये पूछ रहा है। एल्डर वैंग की स्थिति को देखकर साफ बताया जा सकता है कि ये किसी अंदर वाले का ही काम है। जोंग्यो गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है कि बच्चे, अपने शब्द सोच कर चुनो। यून्हा मर्चेंट गिल्ड में सब परिवार की तरह रहते हैं और सभी उसके पिता की इज्जत करते हैं। चंग जवाब में बोलता है कि वो सभी पर शक करेंगे। अगर वो गलत हुए तो ये राहत की ही बात होगी। जोंग्यो कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि ये तो सच है, पर चंग उसकी बात पूरी होने से पहले ही आगे बोलता है कि चिंता मत करो, उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद सब पता चल जाएगा। चंग खुद से बोलता है कि वैंग की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने डिमोनिक आर्ट्स को अधूरे तरीके से सीखा है और वो काफी समय से एल्डर के शरीर में डिमोनिक काय डाल रहा है। अब चंग बोतल निकालते हुए बोलता है कि उसे अभी दारू लाकर दो। आने वाले समय में यून्हा मर्चेंट गिल्ड में दिलचस्प चीजें होने वाली हैं। अब हम नकचड़े को उसके डिसाइपल के साथ गुस्से में बैठा हुआ देखते हैं। वो खाते हुए आग बबूला होकर चॉपस्टिक तोड़ते हुए बोलता है कि उसे माउंट हुआ सेक्ट का यून्हा मर्चेंट गिल्ड में आना गुस्सा दिला रहा है। ऊपर से उसका नाम भी उस कमीने प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट का ही है। उसके बगल में बैठा डिसाइपल सोंगबिक ली था, जो साउदर्न एज सेक्ट का 2nd क्लास डिसाइपल था। वो पूछता है कि क्या वो प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट की बात कर रहा है। नकचड़ा टेबल पर हाथ पटकते हुए बोलता है कि स्वॉर्ड सेंट, वो कमीना इतने सम्मान वाले टाइटल के काबिल नहीं है। ली सोचता है कि स्वॉर्ड सेंट लगभग 100 साल पहले मर चुका है, उसके बाद भी उसकी बातें अभी तक होती है। आखिर उसमें इतनी महान क्या बात थी। फिर वो एल्डर से बोलता है कि अगर उसे उस बच्चे का होना पसंद नहीं तो वो उसे वहां से भगा देंगे। वो बोलता है कि ऐसा करना एल्डर के प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा, लेकिन वो तो सिर्फ 2nd क्लास डिसाइपल है और साउदर्न एज सेक्ट के 2nd क्लास डिसाइपल का माउंट हुआ सेक्ट के 3rd क्लास डिसाइपल से छोटा सा मुकाबला करना कोई बड़ी बात नहीं है। एल्डर बोलता है कि वो समझ रहा है वो क्या कहना चाहता है, लेकिन वो इसकी अनुमति नहीं देगा।
वो बदमाश अभी भी थर्ड क्लास डिसाइपल ही है और एक बच्चे के साथ हिंसा करना साउदर्न एज सेक्ट के गौरव को घटाएगा। लोग क्या सोचेंगे कि उन्होंने ऐसे बच्चे को डराया जिसका सेक्ट अंत के करीब है। ली मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और कहता है कि वो ऐसा समझेगा कि उसे एल्डर ने इजाजत नहीं दी। अगर उसका कोई डिसाइपल गलती करे तो उसे उसकी गलती की सही सजा देने का पूरा हक है। एल्डर भी मुस्कुराते हुए कहता है कि वो सही है। ली शैतानी चेहरा बनाता है और एल्डर कहता है कि गलती करने वाले को वो खुद सजा देगा, साथ ही इनाम भी जो सजा से भी बड़ा होगा। अब उन दोनों को क्या पता कि गलती की सजा उसे एल्डर नहीं बल्कि चंग से ही मिल जाएगी। ली के जाने के बाद एल्डर सोचता है कि ये हैरानी की बात नहीं कि वो माउंट हुआ सेक्ट को घटिया समझता है। वैसे भी जब वो पैदा हुआ माउंट हुआ सेक्ट गिरना शुरू हो चुका था। जब एल्डर छोटा था साउदर्न एज सेक्ट माउंट हुआ सेक्ट के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था। अगर डीमन सेक्ट ने उन्हें नीचे गिराया ना होता तो साउदर्न एज सेक्ट अभी भी उनसे नीचे ही होता। वो उस समय को वापस आने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ ली और उसका साथी चंग के पास जा रहे थे। उसका साथी वीगो पूछता है कि वो उस बच्चे के साथ क्या करने वाला है, तो ली कहता है कि उन्हें उसे यहाँ से जाने के लिए मनाना चाहिए। ली खुद से कहता है कि उसे भी एक बच्चे को डराने का आइडिया पसंद नहीं, लेकिन अगर एल्डर ने ऐसा किया तो ये उससे भी बुरा होगा। कुछ देर चलने के बाद वो यून्हा मर्चेंट गिल्ड के पास पहुंच जाते हैं। चंग दरवाजे के सामने ही घूम रहा था। ली कहता है कि अच्छा ही हुआ वो सामने मिल गया, अब उसे ढूंढने की परेशानी नहीं उठानी होगी। चंग दरवाजे के पास घूमते हुए गाना गुनगुना रहा था, तभी कोई पीछे से उसे नमस्कार करता है। चंग वहां देखता है तो वो ली था। ली अपना परिचय करवाता है और उसके बाद बोलता है कि अगर वो व्यस्त नहीं है तो क्या वो उसका थोड़ा सा समय ले सकता है। चंग कहता है कि वो वैंग की जांच करने जा रहा है, तो जल्दी बोलो। वो बोलता है कि पुराने समय से ही साउदर्न एज सेक्ट और माउंट हुआ सेक्ट के बीच तलवारबाजी की प्रतियोगिता चलती आई है और आज भी एक ऐसा इवेंट होता है जिसे साउदर्न एज सेक्ट एंड माउंट हुआ सेक्ट कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, जिसमें दोनों सेक्ट के डिसाइपल आपस में स्पार करते हैं। वो पूछता है कि क्या उसे इस बारे में पता है। चंग बोलता है कि क्या ऐसा है, उसे ये नहीं पता, उसने कुछ समय पहले ही सेक्ट ज्वाइन किया है। ली उसे देखते हुए खुद से कहता है कि उसे लगा ही था, अगर उसने उस इवेंट को देखा होता तो वो इस समय उससे अहंकार से बात नहीं करता। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर वो माउंट हुआ सेक्ट की तलवारबाजी देख ले तो उसकी बहुत मदद होगी। क्या वो इस मामले में उसकी मदद करेगा? वो सोचता है कि उसे अब तक तो उनके बीच के अंतर का पता चल ही गया होगा, तो वो पक्का ही उसे मना कर देगा। लेकिन चंग भी चंग था, उसे सीधा जवाब देने के बजाय वो अजीब मुंह बनाते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो। अगर ऐसा ही है तो वो एक ही चीज कहना चाहता है कि पछताना मत। जंग का मैदान तैयार है, वहाँ तेज हवाएं चल रही है, पेड़ हल्के हल्के हिल रहे हैं और ऑडियंस में ली का साथी वीगो खड़ा है। ली हाथ में तलवार पकड़कर तैयार है और वो कहता है कि स्पार से पहले क्या वो उसका नाम जान सकता है। चंग बोलता है कि सभी उसे चंग म्यंग बुलाते हैं। फिर वो भाषण चालू करता है कि वो अभी बच्चा है और उसे अपने किए की अभी समझ नहीं। उसे लगता होगा कि वो सब सही कर रहा है, पर दुनिया उसके हिसाब से नहीं चलती। वो उसे सलाह देते हुए कहता है कि वापस माउंट हुआ सेक्ट लौट जाओ, इससे पहले कि उस पर बड़ी मुसीबतें आ जाए। चंग जो लड़ाई के इंतजार में खड़ा था उसके भाषण से बोर होते हुए बोलता है कि क्या वो लड़ने नहीं वाला। वो कहता है कि साउदर्न एज सेक्ट तलवार से ज्यादा बातों से लड़ाई करते हैं। सेक्ट का अपमान सुनकर वीगो आग बबूला हो जाता है, मगर ली उसे शांत कराता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ली सभ्य और समझदार है, जो चंग को उकसाने पर भी शांत खड़ा है, मगर पास देखने पे हमें पता चलता है कि उसने भी खुद पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। और वो खुद से कहता है कि वो इस बदमाश बच्चे को धोबी घाट के कपड़ों की तरह धोने के लिए खुद को रोक नहीं पा रहा। वो तलवार को म्यान से बाहर निकालते हुए बोलता है कि वो सही है, खुद पर काबू रखने की अब कोई जरूरत नहीं। वो तलवार को हाथ में लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं साउदर्न एज सेक्ट का सोंगबिक ली माउंट हुआ सेक्ट के चंग म्यंग को तलवारबाजी की लड़ाई के लिए चुनौती देता हूँ। आज के लिए इतना ही। चुनौती का विजेता कौन होगा? क्या चंग सच में एल्डर वैंग का इलाज करे बिना ही चले जाएगा, या वो ली को आसानी से हरा देगा? ये सब तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, तो अगली वीडियो को मिस मत करना। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो। आप लोग लाइक और कमेंट भी नहीं करते। आपके रिस्पॉन्स से ही मुझे ये पता चलेगा कि आगे वीडियोस डालनी है या नहीं, तो कमेंट जरूर करिए।